So we were discussing about 1935 Act. So some points we have discussed. In this act, क्या हुआ? Prescribed the provincial autonomy and the government announced the election to the provincial legislature in 1937. थोड़ा बुक देखते रहेंगे, बुक से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं और जो भी पॉइंट्स होंगे बीच बीच में डिस्कस करते हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड और गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, राज्य जो भी होंगे उनको बड़े आराम से, जो भी राज्य से जो भी जीतेगा, चुनाव जीतेगा, उसको आराम से वो वहां पर शासन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली जो अंग्रेज सरकार है वो परेशान नहीं करेगी, वो ऑटोनॉमी हो जाएगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, अपने मनमानी तरीके से काम कर सकते हैं। इलेक्शन होने कब थे? 1937, ये भी आता है। द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट इन, अब चुनाव जब हुए 1937 में, जब चुनाव हुए, इलेक्शन हुआ 1937, 2 साल बाद आया, जब चुनाव हुए तो बड़ा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 11 प्रोविंसेस में से 11 प्रोविंसेस में से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है ना, 7 पर कांग्रेस को जीत मिल जाती है। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है सर, आ रही है। कांग्रेस के सिवा और कौन सी पार्टी थी? क्लियर आवाज, क्लियर है? यस सर। तो अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए, अच्छा 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? बताया मुझे सब लोग, कांग्रेस में कितनी सीटें? 7। सर 7। वेरी गुड, चलिए। सर कांग्रेस के सिवा और कौन सी पार्टी? अब देखिए अगले, कांग्रेस के अलावा अंग्रेजों के भी अपने सदस्य थे, अंग्रेज भी खड़े थे, पढ़े छोड़ के, यहाँ हम भी हैं। कांग्रेस के अलावा, हाँ, कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ी। मुस्लिम लीग भी बड़े जोश खरोश से लड़ी थी पूरे 11 सीट पर। तो मुस्लिम लीग को भी 2 सीट मिल गई थी, 1 सीट सिखों को भी मिल गई थी, है ना, और ऐसा करके एक टोटल मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर आपसे बात करें तो कांग्रेस की 7 सीट, 11 से 7 सीट पर कब्जा होना, मतलब 7 राज्यों पर आप समझ सकते हैं, प्रोविंसेस पर कब्जा होना, है ना। आप समझ सकते हैं कितना एक बहुत बड़ा बहुमत से, यानी अगर बड़ा टोटल माना जाए तो 11 प्रोविंसेस हैं, अगर 11 राज्य हैं और उसमें से 7 राज्यों पर कांग्रेस का, तो समझ सकते हैं कि भारत पर कितना बड़ा उनका एक आधिपत्य हो गया था, है ना। अंग्रेज भी चौंक गए लोग देखते इसको, है ना। और जो मुस्लिम लीग थी वो भी डर गई, मुस्लिम जो लीग थी वो भी डर गई कि भाई ये क्या हो गया है ना। और अभी जस्ट आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप जो अगला चैप्टर है हमारा, सॉरी अगला चैप्टर बोल रहा हूँ, हाँ अगला ही पेज है, नेक्स्ट पेज, एक पेज छोड़कर अगला पेज है, वहीं पर मैं इस 1937 इलेक्शन की भी चर्चा वहां पर भी करूंगा। तो आप लोग अभी से ये सुन लीजिए कि 1937 के इलेक्शन से होता क्या है, बहुत सारी बातें निकल के सामने आ जाती हैं। पहली बात तो अंग्रेजों को समझ में आ जाता है भाई एक जनाधार जो लोगों का समर्थन था, अभी तक हमें लगता था कि हम लोग बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं हमें पसंद ही कर रहे होंगे, वो उनका मनोबल टूट गया, उनको पता चल गया कि कुछ काम होने वाला नहीं है, मामला सब रफा दफा हो रहा है, यहाँ से जनाधार हमारा लोगों का जो सपोर्ट हो जा रहा है। मुस्लिम लीग जो बड़े चढ़कर अंग्रेजों का साथ दे रही थी, है ना, मुस्लिम लीग को भी समझ में आ गया था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं क्या हो रही है, हावी हो जाएगी। और इस देश में अब देखिए यहां से मुस्लिम लीग को समझ में क्या आ रहा है, 1937 का समय है, 1937 का समय है, यहां से मुस्लिम लीग को क्या समझ में आ रहा है, चुनाव से, इस इलेक्शन से मुस्लिम लीग को यह समझ में आ रहा है कि कल के दिन अगर देश आजाद होगा, अगर देश आजाद होगा तो हम लोग माइनर्स रहेंगे, हम लोग क्या रहेंगे, माइनर्स रहेंगे, यानी माइनॉरिटी रहेगी हमारी, मेजॉरिटी नहीं रहेगी। और जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कांग्रेस के मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, हमारा शायद ही रिप्रेजेंटेटिव कोई हो। यानी इनको ये लगने लगा कि अगर हम इस देश में रहे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी हमारे प्रतिनिधि को कांग्रेस की पार्टी में जगह मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हम जो पहले से ही अलग होकर इधर उधर कर रहे थे, अब तो जनाधार भी सामने आ गया। जनाधार का मतलब लोगों का सपोर्ट, सर सपोर्ट है ना, सोड। हाँ आप सर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सर एक हो गए थे 1916 में, लखनऊ पैक्ट में ना,
यस सर। लखनऊ पैक्ट में एक हो गए थे, लखनऊ पैक्ट में एक जरूर हो गए थे, लेकिन इसके बाद आप देखते हैं कि 1919 वाला एक्ट आता है। 19 एक्ट में फिर विरोध होता है। 19 एक्ट में क्या होता है, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए भी अलग से अंग्रेज बांटते हैं भारत को, तो इसका भी जो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, लेकिन मुस्लिम लीग विरोध नहीं करती है, मुस्लिम लीग शांत रहती है। इससे कांग्रेस बार बार देख रही थी ना, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट होता है यहाँ पर तो ठीक है, मिलकर सब लोग सपोर्ट किए, सहयोग किए, लेकिन गांधी जी का मूवमेंट जैसे ही आता है, तो जब कांग्रेस की तरफ से ही एक पार्टी निकल के आ रही है, स्वराज पार्टी, और वो अपना वर्चस्व दिखा रही है, तो फिर मुस्लिम लीग भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सक्रिय रही, हल्का सक्रिय थी, एक थे, लेकिन लीग तो बन ही गई थी ना 1996 में। मुस्लिम लीग जो बन गई थी, पार्टी बन गई थी, उसको थोड़ा उन्होंने फिनिश कर दिया था। पार्टी तो बनी थी, काम कर रहे थे, बस ये हो गया था लखनऊ पैक्ट में कि मिलकर काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे, बस ये हुआ था। काम तो कर ही रहे थे ना वो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, वो अलग अलग रूप से काम कर रहे थे, काम, हाँ, बस ये था कि देश के लिए एक साथ काम जरूर कर रहे थे, लेकिन वो अलग अलग ही थे और अलग अलग रूप से काम कर रहे थे। 1930 के बाद से आप देखते हैं कि 1930 के बाद से मुस्लिम लीग एक्टिव हो जाती है। 1930 के बाद से मोहम्मद अली जिन्ना, यही पर सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, जिन्ना यहीं से एक्टिव हो जाते हैं। जिन्ना ये वही व्यक्ति है जिसने 1916 में लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता भी करवाया था। मुस्लिम समझौता करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिन्ना शुरुआत में गांधी जी के सहयोगी के रूप में रहे, 1915 से गांधी जी के सहयोगी के रूप में रहे, और लखनऊ पैक्ट में समझौता करवाने में, लखनऊ समझौता करवाने में जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यहाँ तक कि 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया, इसमें भी ये साथ में रहे, मिलकर सब साथ में काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, 1923 में स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी के बाद आपको कल ही मैंने बताया था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। उसमें कुछ मांगे कांग्रेस की तरफ से अलग थी कि नहीं, देश ऐसा होना चाहिए, रोवियन स्टेट ऐसा होना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग वहीं पर नहीं, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा, मतलब विरोध विरोध कर रही थी। मुस्लिम लीग हर जगह थोड़ा थोड़ा विरोध कर रही थी, तो विरोध के स्वर थोड़े थोड़े उठ रहे थे देश में, ज्यादा नहीं उठ रहे थे, ठीक है। और यही कारण बनता है जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो हर जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि साइमन में कमीशन में भारतीय कोई सदस्य नहीं रहे, ये भी मैंने कल आपको बताया हुआ है। इसके बाद फिर 1930 वाला जो मामला मैंने कल 1929 बताया आपको, 1929 में पूर्ण स्वराज और उन्हीं के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज की स्थापना की बात कर दी। अंग्रेजों को भड़काया, अंग्रेजों को डांटा कि अगर आपने पूर्ण स्वाधीनता नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, और किया भी। 26 आपने देखा जनवरी 1930, रिपब्लिक 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस पहली बार तो मनाया गया, तो यही कांग्रेस पार्टी के द्वारा मनाया गया। अब उन्होंने सोचा कि भाई हमने तो मना लिया, इसके लिए आगे क्या करना चाहिए, तो गांधी जी को पकड़ा उन्होंने, गांधी जी को फिर से याद किया गया। गांधी जी, अब फिर से गांधी जी का रोल यहाँ शुरू हो जाता है, तो गांधी जी का रोल फिर से हाँ, सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट से शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी के बाद फिर बीच में कुछ गोलमेज सम्मेलन भी होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, मैं आपको ये बता दूं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। वो गोलमेज सम्मेलन क्या, ये आप समझ लीजिए। गोलमेज का मतलब होता है कि एक मेज थी, एक ऐसी मेज जो गोल थी। लंदन में एक मीटिंग होनी थी, एक मेज गोल थी, उस गोल मेज में चारों तरफ से लोग बैठते थे, इसीलिए उस सम्मेलन को, उस आयोजन को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना गया। उसमें होता क्या था, गोल गोल होने से देखिए क्या होता है, जब किसी हम गोल मेज में बैठते हैं तो हर व्यक्ति अपने आप को सामने महसूस करता है। ये आपको बहुत अंदर की बात बता दी है मैंने, ठीक है। गोल मेज सम्मेलन हुआ। गोल मेज सम्मेलन का मतलब ये होता है, गोल मेज इसलिए बनाई जाती थी कि हर व्यक्ति को ये ना लगे जैसे लंबी लंबी बना देंगे तो एक व्यक्ति को लगेगा कि मैं बहुत पीछे बैठा हूँ, एक व्यक्ति को लगेगा बहुत आगे बैठा हूँ। लेकिन जब गोल मेज में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सभी लोग क्या है, सामने है। तो यही गोल मेज सम्मेलन रखा गया, लेकिन हालांकि उद्देश्य इसका गड़बड़ था। पहला सम्मेलन 1930 में होता है, गोल मेज सम्मेलन लंदन में होता है ना। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ऐसे करके ऐसे रहते हैं। ये सब चीजें बहुत अंदर की चीजें हैं, आप समझ लीजिए केवल कि गोल मेज सम्मेलन, 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं।
पहला 1930 में होता है, दूसरा 1931 में होता है, और 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस पार्टी भाग लेती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन गया था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने? तो गांधी जी ही गए थे। भारत की तरफ से गांधी जी गए थे, लंदन गए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। ये वही साल है 1931 जिस समय भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी दी जा रही थी और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन रवाना हो रहे थे। देश में लोग आह्वान कर रहे थे गांधी जी जैसे लोगों से और कांग्रेस पार्टी के और मुख्य नेताओं से कि भगत सिंह को क्या कर दिया, इनकी फांसी रुकवा दी जाए, जो राजगुरु है इनकी फांसी रुकवा दी जाए। लेकिन नहीं रुकवाई जाती, कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि ये लोग पार्टी अपने हिसाब से बनाए थे। HSRA नॉन वायलेंट थे, है ना, हिंसा करके क्रांति लाना, हिंसा करके देश को आजाद कराना चाहते थे। इस वजह से बहुत से लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, हालांकि कर रहे थे अपने देश के लिए ही काम। ठीक है, तो ये वही समय है जब दूसरी बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 1931 में, है ना, यहाँ से जाते हैं। SS राजपूताना नामक जहाज से जाते हैं लंदन जाते हैं और वहां पर बात करते हैं। जब वहां बात करते हैं गांधी जी, तो वहां पर गांधी जी देखते हैं कि वहां जब मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग में सब लोग अलग अलग संप्रदाय की बात कर रहे हैं कि भैया मुस्लिमों का संप्रदाय ऐसा होना चाहिए, हिंदुओं का ऐसा होना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के जो हिंदुओं में भी जो दलित थे, हिंदुओं में भी जो दलित वर्ग, जो सबसे नीचे वर्ग था, इसको भी अलग करने की बातचीत चल रही थी। तो इसकी जब ऐसी बातें चली तो गांधी जी वहां भड़क गए, बोले कि भाई मैं इतनी दूर आया हूँ, आप लोग का मीटिंग का कोई उद्देश्य ही नहीं निकल रहा है। तो गांधी जी उस मीटिंग से चले जाते हैं। गांधी जी को मीटिंग में कोई सफलता नहीं मिलती है उस मीटिंग में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए तो बन ही गया ना, कब गए गांधी जी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। कांग्रेस पार्टी केवल एक ही बार भाग लेती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन वहीं लंदन में ही हुए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय कौन था? भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो केवल अपने पैसे से, अपने खर्च से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, अपने खर्च से गए थे। भारतीयों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के हिसाब से नहीं गए थे, सम्मेलन में केवल भाग लेने गए थे। कोई भी भाग ले सकता है, वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता था, सुन सकता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए वहां जाते थे। ठीक है, तो यही अम्बेडकर है। अम्बेडकर के बारे में हम नाम आ गया तो थोड़ा और सुन लीजिए अम्बेडकर के बारे में। ये अम्बेडकर वही है जब 1932 में आप देखते हैं कि जब गांधी जी वहां से लौट के आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, तो भारत में सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, और सबने अवज्ञा आंदोलन जब भारत में 1930 से ही चलने लगता है, इसीलिए कांग्रेस पहली बार गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाती। कहते थे हम तो सबने अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ पर नमक सत्याग्रह से शुरुआत कर दिया था, इसलिए पहली बार नहीं गए थे। लेकिन जब पहली बार मीटिंग में कांग्रेस पार्टी वहां नहीं गई लंदन में, तो अंग्रेजों को भी लगा कि यार भारत की तरफ से कोई आया नहीं है, मीटिंग का कुछ मतलब मजा नहीं आया। तो फिर गांधी जी को मनाने में लग जाते हैं सब लोग गांधी जी को क्या करते हैं? मनाने में लग जाते हैं। और फिर लॉर्ड इरविन को काम दिया जाता है। लॉर्ड इरविन, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कभी पढ़ेंगे कि गांधी इरविन समझौता क्या है। गांधी इरविन का मतलब है कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है, ये दिल्ली में होता है। दिल्ली में भारत में समझौता होता है। समझौता ये होता है कि ठीक है, आप जो बात करेंगे उसको सुना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, आप जो बात करेंगे उसको सुना जाएगा, माना जाएगा। और हम चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में बात की गई, तो वही जो 1935 का एक्ट आया ना, कि 1935 के एक्ट के पहले की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 1935 के एक्ट की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। तो गांधी इरविन समझौता में सारी बातें तय हो गई कि ठीक है, हम लोग अलग नहीं करने वाले हैं, आप पहले गोलमेज सम्मेलन में जाइए। तो बेवकूफ थोड़ा सा बता ही रहे थे, समझौता केवल दिखावट उसके लिए लग रहा था, लेकिन केवल किसी तरह से कांग्रेस वहां पहुंच जाए। फिर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते थे 1931 में जाते हैं, याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जाते हैं। ऐसा राजपूताना नामक जहाज से भी जाते हैं। ये सब कुछ भी बहुत अंतर का है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां जाते हैं और वहां से फिर आते हैं और बताते हैं कि मुझे, मैं जब जहाज से उतरते हैं तो गांधी जी केवल इतना एक शब्द बोलते हैं कि मैं अपने देश को बेच कर नहीं आया हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए, मीटिंग से कुछ सफलता नहीं मिली, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया है। इस काम के लिए मुझसे कहा गया, कहलवाया गया, लेकिन मैंने नहीं कहा। ये बात गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं। अम्बेडकर भी वहीं बैठे थे, अम्बेडकर इस बात को सुनते हैं। अम्बेडकर देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा नाराज भी होने लगते हैं। अम्बेडकर के दिमाग में भी देखिए खुरापात ये सूझ रहा था। खुरापात भी कहते हैं या उनके मन की व्यथा भी कहते हैं, क्योंकि जब बचपन में थे तो उन्होंने दुख और कष्ट झेला हुआ था। तो जब दुख और कष्ट झेला था तो
तो अम्बेडकर भी चाह रहे थे कि जो दुख कष्ट झेला हूं वो आगे चल के क्या करे, वो आगे चल के क्या हो, किसी हमारे अन्य कम्युनिटी को न झेलनी पड़े। लेकिन अम्बेडकर को ये समझना चाहिए कि अभी हमारा देश क्या हो रहा है, आजाद होने की कगार पे है, आजाद होना चाहते हैं, इसके बाद हम अपने लिए, लेकिन नहीं, अभी भी उनको, तो उन्होंने किया क्या था, वो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने भी एक अलग कम्युनिटी यानी दलित वर्ग के लिए अलग, जैसे आपने 1999 में देखा कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन है ना, 1919 में देखा कि देखिए क्रिश्चियंस के लिए और सिखों के लिए अलग, अब यहाँ पर दलितों के लिए अलग से सीट की मांग की जा रही है। अंबेडकर इसमें रोल अदा तय कर रहे हैं, गांधी इस बात से नाराज हो जाते हैं कि भैया अभी तक तो सब चलो ठीक है, अलग अलग धर्मों के बीच में, अब एक ही धर्म के बीच में यानी हिंदू धर्म के बीच में ही बंटवारे की बात कर रहे हैं, गांधी जी हो जाते हैं नाराज। गांधी जी जब वहां से आते हैं लंदन से, तो ये सारी चीजों को सुनने के लिए मिलती है, उसको अवॉइड कर देते हैं, इसके बाद फिर से अपना सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट चलाते हैं। जैसे ही सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट चलाते हैं तो अंग्रेज सोचते हैं कि यार ये सुधरेंगे नहीं, तो उठा के गांधी जी को जेल में डाल देते हैं, यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में डाल देते हैं। जब जेल में गांधी जी बैठे रहते हैं तो तभी गांधी जी को पता चलता है कि भैया अंबेडकर क्या कह रहे हैं वहां बाहर देश में, कह रहे हैं कि उनको भी सीटें चाहिए। अब गांधी जी को जब ये जेल के अंदर बैठे बैठे पता चल रहा है, 1932 की बात है, 1932 की बात है, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन वहां होता है, लेकिन उसका कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक है। और यहाँ भारत में क्या हो रहा है, गांधी जी जेल में पड़े हुए हैं, यरौदा जेल में, पुणे की यरौदा जेल में पड़े हुए हैं। गांधी जी को सूचना मिल रही है जेल में ही बैठे बैठे उनको सूचना मिल रही है कि अब अम्बेडकर क्या चाह रहे हैं, दलितों के लिए अलग से सीट चाह रहे हैं, सीट मतलब देश की, मतलब हिंदू धर्म में भी वो दलितों के लिए अलग से सीट चाह रहे हैं। गांधी जी से नाराज होते हैं और फिर इसीलिए गांधी जी उपवास में बैठ जाते हैं, आमरण आप कह सकते हैं कि उपवास में बैठ जाते हैं कि अब मैं भोजन का त्याग छोड़, भोजन का त्याग ही कर दूं, क्या कर देते हैं, भोजन को छोड़ देते हैं, भोजन ही नहीं करेंगे। जब अम्बेडकर को पता चलता है कि अरे यार गांधी जी ऐसा करते हैं, तो अम्बेडकर सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि गांधी जी कहीं मरो क्या, इसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर लग जाएगा। तब अम्बेडकर फिर भागते हैं, वहां जेल में उनकी मुलाकात होती है और जेल में ही इनके बीच में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, पूना पैक्ट क्या है। तो पूना पैक्ट यही है कि पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। समझौते में बात निकल के क्या आती है, गांधी जी ये उनको दिलासा दे देते हैं, भाई अम्बेडकर किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ ये चाह रहे थे कि नहीं गांधी जी व्रत भी तोड़ दें, तो गांधी जी व्रत तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, गांधी जी व्रत नहीं तोड़, ठीक है, दोनों में आपस में बातचीत चल रही थी। लास्ट में फाइनल ये हुआ कि ठीक है, आपको अलग से कुछ सीटें इसी सीटों में, जनरल कंसेंट की सीट में कुछ सीटें आपकी रिजर्व कर दी, मतलब आपको अलग से कोई स्थान नहीं मिलेगा, आपको अलग से कोई स्थान नहीं मिलेगा कि यहाँ से ये पूरा ये वाला स्टेट मिल जाए आपको, ये वाला पूरा इलाका मिल जाए कि हाँ यहाँ पर SC ST वाले ही और दलित वाले ही जगह लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सीटें आपके लिए रिजर्व करते हैं। तो अम्बेडकर खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, इतना ही कम से कम मिल रहा है, कोई बात नहीं। और यही पूना पैक्ट है, यही पूना पैक्ट है, यही से समझौता हो जाता है, ठीक है। और इसी के बाद फिर आगे आप देखते हैं 1935 में इसका और विस्तार किया जाता है, चुनाव की बात की जाती है, और फिर ये 1937 में इलेक्शन। बताइए आप लोगों को समझ में आ रही है बात, कुछ कहानी समझ में आई, सब कुछ बाउंस कर गया है? यस सर, सर बाउंस कर रहा है क्या? सर एक्सक्यूज मी सर। सिद्धि कह रही है, फिर बाउंस कर रहा है, क्या क्या नहीं समझ में आया, सिद्धि बताओ। सर अच्छा मनोज्ञा। बोल रही हो, ठीक है, हाँ हाँ मनोज्ञा बोलो। सर सर जो इतना आपने डीप बताया है, क्या ये सब पेपर में आएगा कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे? नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे, पेपर में उतना ही आएगा जितना आपकी बुक में है, ठीक है, पेपर में उतना ही करके आना है जितना आपकी बुक। सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपकी बुक में ही है सब कुछ, छोटी छोटी चीजें हाइड कर दिया, नहीं इसमें राइट किया तो मैंने उस पर प्रकाश डाल दिया, फोकस कर दिया कि यहाँ पर ये सारी चीजें। चलिए अच्छा, बुक में आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। सर थर्ड गोल्डन सम्मेलन किस ईयर में हुआ था? हाँ श्रेया पूछ रही है क्या? सर थर्ड गोल्डन थोड़ा बोल सम्मेलन रही हो किस क्या? ईयर में हुआ था? 1932 में ही हुआ था। ओके सर। तीनों के तीनों सम्मेलन लंदन में ही हुए, ठीक है। इसके बाद 1932 की घटना मैंने बताया, 1932 में क्या हुआ
पूना पैक्ट वाला याद रखिएगा। पूना पैक्ट किसके बीच में, अम्बेडकर और गांधी जी की समझौता, जिसमें दलितों के रिजर्वेशन से कुछ डिमांड पर छोटी सी बात याद रखना है। इसके बाद 1935 आ जाइए, एक्ट आ गया इस दिन, और एक्ट में बहुत सारी बातें। देखिए ये हो क्या रहा है देश में, थोड़ा एक चीज ये भी समझिएगा, हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लगातार भारतीयों का प्रयास, पार्टियों में जद्दोजहद, अंग्रेज भी धीरे धीरे परेशान, तो धीरे धीरे हम लोग विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ नुकसान भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि 1935 का जो एक्ट है अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1935 का जो एक्ट है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, और एक ऐतिहासिक एक्ट माना जा सकता है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती है। कुछ एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बातें आपको 1935 के एक्ट में मिलती हैं। और क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, यहाँ पर किस एक्ट की छवि सबसे ज्यादा दिखती है? अंग्रेजों के समय में बनाई गई किस एक्ट की छवि सबसे ज्यादा दिखती है? तो यही 1935 एक्ट की छवि सबसे ज्यादा दिखती है। सबसे बड़ा एक्ट था ये, सबसे बड़ा एक्ट था। एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान जो आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी बातें 1935 एक्ट से ही हूबहू कॉपी कर ली है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो आपको 1935 एक्ट को अभी हालांकि इसमें संक्षिप्त में दिया गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल बताया कि ये आपका बाकी एक्टों से सबसे ज्यादा ऐतिहासिक एक्ट रहा और इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसमें देश की बात की गई ना, इसमें कंट्री लेवल की बात की जाती है। और इसी की बेस में आप देखते हैं कि इलेक्शन भी 1937 में इसी एक्ट में क्या कहा गया था कि भारत को बर्मा से अलग कर दिया जाएगा। बर्मा क्या, म्यांमार। भारत को म्यांमार से अलग करने की बात भी इसी एक्ट में। और बाद में आपने देखा कि बर्मा फिर भारत से अलग भी हो जाता है, म्यांमार जिसका आज बना, इसी एक्ट में सारी बातें नहीं है। अब देखते हैं इसमें और चीजें इसमें दी गई हैं। इन सितंबर 1939 यहां से पढ़ते हैं, सभी लोग बुक देख रहे हैं? यस। बुक देख रहे हैं तो आगे बढ़े। हाँ, तो सुनते जाइएगा केवल। देखिएगा 1939 में होता क्या है कि आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, देखिए 1937 में कांग्रेस 7 प्रोविंसेस में जीत गई। 2 साल ही उसने शासन का आनंद लिया, और अगले 2 साल बाद 1939 में क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, दूसरा विश्व युद्ध आ गया। हुआ क्या, इस समय होता यह है कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, critical of the Hitler Congress leader were ready to the support the British war effort, but in the return they wanted that India be granted independence after war। क्या हो रहा है कि हिटलर के प्रति जो आलोचनात्मक रवैया था, हिटलर थोड़ा उस समय का क्रूर था, तो कांग्रेस भी पसंद नहीं करती थी वर्ल्ड लेवल पे। जर्मनी का जो शासक रहा हिटलर, तो हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के जो नेता रहे वो ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन जो भारत में थी और ब्रिटेन जो वहां पर, दोनों तो वही है, तो ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को मदद करने को तैयार थे। भाई एक तरफ कौन थी, ब्रिटेन थी, है ना, दूसरी तरफ जर्मनी। मुख्य रूप से सीधे सीधे आप यही रखिए, ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी दिमाग में रखिए। हालांकि और भी लोग थे, ब्रिटेन भी था और फ्रांस भी था, उसमें अमेरिका भी था साथ में। जर्मनी की तरफ से आप देख सकते हैं कि इटली, जापान के लोग भी थे। तो मुख्य रूप से हिटलर को याद रखिए, हिटलर जो जर्मनी के रहे, तो हिटलर के प्रति कांग्रेस का भी अच्छा रवैया नहीं था, क्योंकि जानती थी कांग्रेस की हिटलर भी सही आदमी नहीं है, क्रूर शासक है, तानाशाही शासन चाहता है अपने देश में, ठीक है ना, और चाहता है कि वर्ल्ड में जर्मनी को कोई दबा ना पाए। अच्छा, जर्मन अपने आप को श्रेष्ठ भी बहुत मानते हैं, जर्मन की जो सोच है, जर्मन जो वासी है वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, ये अलग कहानी में चला जाऊंगा दूसरी तरफ, ठीक है। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटिश के युद्ध प्रयासों में मदद करने को तैयार थे, इसके बदले में वो चाहते थे। अब देखिए ब्रिटेन के लोग, कांग्रेस के लोग ब्रिटेन की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बदले में कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस ये चाह रही थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। 1939 में जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, युद्ध जब तक भी चले हम साथ देंगे, भारतीय सेना साथ देगी, लेकिन उसके बाद आपने हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिया। लेकिन अंग्रेज इससे मानेंगे नहीं, आजाद नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें वीर लखन वाज हैंग्ड, एक थोड़ा सा क्लिप दे दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। वीर लखन कौन थे, इनको भी, वीर लखन नायक को भी फांसी पर लटका दिया गया था। और ये बात उस समय की है जब, ये बात लिखता कौन है, ये बाजी मोहम्मद थे। बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ नवरंगपुर, कहानी है जैसा दिया है वैसे ही पढ़ लीजिएगा। नवरंगपुर के प्रेसिडेंट रहे, है ना, कांग्रेस में जब अधिवेशन हुआ उड़ीसा इन 1930, तो ये लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 की बात करते हैं
कि जिस समय 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन द पुलिस फायरिंग एट द परपंडी नवरंगपुर। अब एक घटना है नवरंगपुर में कि इतने लोग मारे गए है ना, और बहुत से लोग घायल हो गए है ना, मोर देन थाउजेंड्स वर जेल्ड। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट सेवरल वर शॉट इन एक्सक्यूटेड। वीर लखन जो थे उनको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा निकल के आता है। इसमें क्या होगा, वीर लखन नायक कहते हैं, बाजी बाजी लिखते हैं। बाजी कौन है? बाजी एक राइटर भी है, एक बाजी एक राइटर भी है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी है। कहाँ के? नवरंगपुर के। ये लिखते क्या है कि लखन की सोच को लिखते हैं कि लखन सोचते क्या है। लखन नायक देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। लखन नायक कहते हैं कि मुझे फांसी पर मैं लटकने जा रहा हूँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं फांसी पर लटकने जा रहा हूँ, मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात के लिए दुखी हूँ कि मैं स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाऊंगा, कि जिस दिन मेरा भारत स्वतंत्र होगा उसकी सुबह कैसी होगी। जिस दिन ये भारत स्वतंत्र होगा, जिस दिन ये भारत आजाद होगा, उसकी सुबह कैसी होगी, इस बात के लिए मैं चिंतित हूँ कि मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। फांसी पर लटकने का उनको दुख नहीं था। वीर लखन नायक ऐसा कहते हैं। ये बाजी लिखते हैं अपनी इसी स्टोरी में, अपनी कहानी में लखन नायक के बारे में लिखते हैं। कितने बहादुर नेता के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, बाजी मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा दिया है कि इन्होंने भी सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया। इन्होंने भी अच्छा रोल रहा। अब देखिए हेडिंग हमारी क्विट इंडिया सर क्विट इंडिया लेटर, इसी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कभी-कभी सीधे-सीधे पूछ लिया जाता है कि क्विट इंडिया, तो एक्सप्लेन करिए। क्विट इंडिया का मतलब ये होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इंडिया नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, सॉरी क्विट इंडिया जुड़ा है, लेकिन इसका सीधा-सीधा मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन एंड लेटर। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या है और कब आया, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 1940 ब्रैकेट में आप डाल दीजिए, हेडिंग के बगल में डाल लीजिए साइड में 1942। क्विट इंडिया एंड लेटर 1942। कभी-कभी पूछ लिया जाता है सीधा-सीधा कि क्विट इंडिया किस टाइम पर आया, तो याद रखिए, केवल एक ईयर याद रखिए, 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। इसीलिए ये तारीख महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी दौरान भारत में भी आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसी क्रम में थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of a movement. Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of a movement against the British in the middle of Second World War. है ना, आप देख रहे हैं महात्मा गांधी ने एक नया तरीका अपनाने का प्रयास किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। यही मैंने बताया आपको 1942 क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मध्याह्न तो है। 1939 से वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, 1945 में चलता है, 1945 बीच में पड़ गया है ना। और इसी समय गांधी जी बीच में क्या कर देते हैं, भारत में क्विट इंडिया का आह्वान करते हैं। इसी को नया फेज कहा गया, न्यू फेज। कहा कि द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली। जो ब्रिटिश हैं इनको तुरंत क्या कर देना चाहिए, भारत को छोड़ देना चाहिए। तो पीपल सेड डू और डाई, लोगों से कहा, नारा दिया, अंडरलाइन करिएगा, सीधे सीधे नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई, याद रखिएगा। डू और डाई वाज सेड बाय गांधी जी। ये गांधी जी द्वारा स्लोगन था, भारतीयों के लिए स्लोगन था, पूरे देश के लिए। तो ये थर्ड है। पहला असहयोग आंदोलन आपने देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसऑर्डर 1930 का, अब ये 1942 का गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन जो देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। 3 देशव्यापी आंदोलन गांधी जी ने याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, 1930 सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, और थर्ड नंबर पे 1942 का क्विट इंडिया। याद रखिएगा, जो नेशनल मूवमेंट थे, नेशनल लेवल के मूवमेंट थे, जिसमें पूरे देश के लोग इकट्ठा शामिल होते हैं, उसी को नेशनल लेवल का मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें करो या मरो का मतलब देखिए, गांधी जी देते ही, गांधी जी देखिए अब डू और डाई का नारा उस समय देते हैं जब जेल में रहते हैं, जेल्स में रहते हैं, डू और डाई का नारा देते हैं, करो या मरो का। और इसमें समझने वाली बात यह है कि गांधी जी कैसे थे, गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे, नॉन वायलेंट थे ना, हिंसा पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन ये जो गांधी जी का तीसरा आंदोलन था, इसमें गांधी जी खुलकर बोल रहे हैं कि करो या मरो, मतलब हिंसा रूपी आंदोलन भी गांधी जी प्रमोट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बना नहीं है कभी जीवन में, कभी भी किसी एग्जाम में नहीं बना, लेकिन जब बनेगा तब सबके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लोग इतना सोच नहीं पाते हैं, पढ़ना अलग चीज है, लेकिन सोचना अलग चीज है। सोच कर पढ़ना तब मजा आता है पढ़ाई करने में, जब हम सोचेंगे फिर पढ़ते हैं, फिर सोचेंगे फिर पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद नहीं सोचते हैं, पहले पढ़िए फिर सोचिए, फिर सोचिए फिर पढ़िए।
समझ में नहीं आ रहा होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। सोचिए पहले कि गांधी जी लेकिन वायलेंस मतलब हिंसा चाह रहे थे। गांधी जी हिंसा के पुजारी नहीं थे, अहिंसा के थे, यानी नॉन वायलेंट चाह रहे थे। लेकिन इस समय ये जो आंदोलन है इसमें क्या कह रहे हैं, डू और डाई। तो एक क्वेश्चन अगर बन जाए कि गांधी जी का ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें हिंसात्मक रूप भी दिखता है, वायलेंट दिखता है, तो यही डू और डाई के बारे में आप कह सकते हैं, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कह सकते हैं। पर सर आगे दिया हुआ है इसमें आगे लाइन, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। नहीं तो वो दिया है, वो दिया जरूर है, लेकिन डू और डाई का मतलब क्या है, डू और डाई का मतलब क्या है आप सोचिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आगे दिया है। डू और डाई का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब कुछ भी हो जाए, मतलब आजादी लेना है तो कुछ भी हो जाए, आजादी लेना है तो कुछ जैसे लेना है। अगर सीधे उंगली सीधी नहीं निकलेगा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो फिर मतलब तो वही निकला ना। अब गांधी जी अपने मुंह से सीधे थोड़ी करेंगे, नहीं है ना, अब लग जाओ डंडा उठा लो, ये नहीं कहेंगे, अब कह रहे हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, ठीक है, ये चीज है। In your effort to fight, but you must fight non-violently, है ना, आपको बिल्कुल non-violently कहनी चाहिए। और ये समझने वाली बात आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, इसमें गांधी जी का जो कथन था वो कहीं ना कहीं इसमें हिंसा छिपी हुई थी, ठीक है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, उनको जेल भेजा गया, बट द मूवमेंट स्प्रेड। अच्छा, गांधी जी उस समय नहीं थे, गांधी जी ने जैसे ही आंदोलन डू और डाई वाला दिया, करो या मरो, और तो अंग्रेजों को झटका लग गया, अंग्रेजों को लग गया भाई अब तो ये हम लोग वहां ब्रिटेन में हम लोग युद्ध कर रहे हैं, एक तो हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और ऊपर से यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन भी दे दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, उधर हम लोग युद्ध में। अब देखिए ब्रिटिश के सामने, ब्रिटेन के सामने यहाँ समस्या है, ब्रिटेन के सामने समस्या कहीं खड़ी है, उसको वर्ल्ड लेवल पे उधर भी लड़ाई लड़नी थी, दूसरी लड़ाई उसको भारत में लड़नी है जो यहाँ पर शासन कर रहा है। अब यहाँ पर ब्रिटेन कमजोर पड़ेगा, इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो वाला नारा दे दिया। जैसे ही करो नारा दी, सोचेंगे यार गांधी जी को ही उठा के जेल में डाल देते हैं, बहुत नारा वाला है, उठा के जेल में डाल दिया गांधी जी। लेकिन वहां से भी गांधी जी जरूर जेल में चले गए। गांधी जी जब जेल में चले गए तो वो लोग और गुस्से में हो गए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने स्लोगन दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये 1942 वाली जो डेट है याद रखिएगा, इसी समय क्रिप्स मिशन भी आया है। क्रिप्स मिशन क्या है ये भी याद रखिए। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आया था भारत में, भारतीयों का सपोर्ट लेने के लिए कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन देश में चल ही रहा है और भारतीयों का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, भारत के लिए भी, और भारत के सैनिकों का भी सपोर्ट चाहिए था। और भारत के सैनिक, भारत की तरफ से मना कर दिया गया कि हमारे सैनिक काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्रिप्स मिशन भेजा गया था। क्रिप्स मिशन मतलब क्रिप्स, है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स एक नाम है, स्टेफर्ड क्रिप्स उन्हीं के नाम पर पड़ा था क्रिप्स मिशन। स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में आए थे, पहली बार वहां से आए थे संविधान से संबंधित बात करने आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन से, भाई आज आप हमारा इसमें सहयोग कर दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम फिर जैसे ही आजाद, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होगा तो भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे, भारतीयों के लिए हम एक संविधान बनाएंगे। लेकिन भारतीयों को भरोसा नहीं था, क्यों, क्योंकि एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गांधी जी को धोखा दे चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही बोल दिए थे गांधी जी से, है ना, गांधी जी पहला फैसला लिए थे कि आप हमारा सहयोग कीजिए, और गांधी जी ने विचारों ने, गांधी जी ने क्या कर दिया, सभी भारतीयों से आह्वान कर दिया कि अभी इनका सहयोग करिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सहयोग किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने लिए तो नहीं थे। और गांधी जी को इसलिए इन्होंने सर्जेंट भी कह दिया था, सर्जेंट सेना में भर्ती कराने वाला एक एजेंट, इसको कर दिया था सर्जेंट, गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दे दी, केसरे हिंद की उपाधि दे दी गांधी जी को। ये भी दो चीजें याद रखिएगा, अगर वहां छूट गया हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जिस समय 1915 में गांधी जी जब भारत आए थे उस समय वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश को भारतीयों को सपोर्ट चाहिए था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। गांधी जी ने आह्वान किया था, गांधी जी ने कहा था कि ठीक है आप सपोर्ट हम कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। इसीलिए गांधी जी को क्या किया गया, तो उपाधि दी गई, खुशी में सर्जेंट है, ये सेना में भर्ती कराने वाले एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और दूसरी उपाधि केसरे हिंद, हिंद के केसर है ना, केसरे हिंद उपाधि दी गई थी। और बाद में आपने देखा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो यही दोनों उपाधियां लौटा दी जाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या कर दिया था, उपाधि सर और नाइट की उपाधि, नाइट की उपाधि लौटा दी थी। सर याद करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, क्या करें, टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैथ और इंग्लिश की भी क्लास लगती है। आप क्लास लीजिए, जिसको क्लास लेना है वो क्लास ले, जिसको भी क्लास लेना है वो भी क्लास ले सकते हैं।
है ना, जिसको सुनना है क्लास में, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखिए ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और फिर यहीं पर अच्छा डू और डाई वाले मैटर को लेकर आगे बढ़ते हैं, इंडिया लेटर को लेकर आगे बढ़ते हैं कि मूवमेंट जब फैलता है, आंदोलन फैलता है ना, गांधी जी को जेल में भेज दिया जाता तो मूवमेंट और फैलता है। इस मूवमेंट में हुआ क्या, जो किसान रहे, जो यूथ रहे, उन्होंने सबने, बच्चों ने अपनी पढ़ाई कर छोड़ी, बच्चे तो अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए बैठे थे, है ना, कि पढ़ाई छोड़ने का मौका मिले हमें किस तरह से, है ना, तो तुरंत पढ़ाई छोड़ दिया, आंदोलन कूद गए, ठीक है, ऐसा ही है क्या, ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री, है ना, बहुत सारे जो कम्युनिकेशन रहे और जो सिंबल्स रहे, अंग्रेजों के बने बनाए जो सिंबल्स रहे कि भाई ये अंग्रेज का भारत में, उनको लोगों ने थोड़ा ना उसी को भरोसा छोड़ना शुरू किया, तब उनकी गाड़ियां कहीं पर अंग्रेजी झंडा, ये सारा सब कुछ देखा तो उसको भी थोड़ा शुरू कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज द सेवरल रिप्रेशन बाय द एंड ऑफ 1943 over 90,000 people were arrested। आपने देखा कि यहाँ पर कितने लोग अरेस्ट हो गए, 90,000 people अरेस्ट हो गए, इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, सोचिए इतना बड़ा मूवमेंट और इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। एंड अराउंड 1000 people हवा फायरिंग में करते गए, 1000 लोग मारे गए। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर given to machine gun crowds and from airplanes। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। The were given to machine gun crowds from the airplane। एयरप्लेन से भी ऊपर से भी घूम घूम कर गोलियों की बौछार की, इसमें कई सारे लोग मारे, ठीक है, एक आपने देखा ये मारे गए। The rebellion जो विद्रोह रहा, however ultimately brought the Raj to its knees। इसका जो पूरा जो कंक्लूजन निकल के आया, पूरा विद्रोह का जो 1942 का इंडिया मूवमेंट का रिजल्ट निकल आया, वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव क्या था, इस अंतर्गत क्या हुआ, इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर इसलिए कर दिया क्योंकि उसका उसके पीछे आप समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन वहां भी फंसी हुई है, ब्रिटेन को यहाँ पर भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था और ब्रिटेन भारत में गृह युद्ध छिड़ गया था, यानी ब्रिटिश सरकार थी उस समय, सरकार के ही खिलाफ लड़ाई यहाँ भी चल रही थी, सरकार वहां भी कर रही थी, सेना के भर्ती नहीं हो रहे थे और पूरे भारत के लोग सपोर्ट कर रहे थे। कितने लोग को जेल डालेंगे आप, जेल आप कितने लोग को डालेंगे आप 19,000 देख ही रहे जेल अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है, इसके बाद कुछ लोग मर भी गए, लोग और गुस्से में हो रहे हैं। अंततः ब्रिटिश सरकार क्या हुई, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि अब हमारा काम तमाम हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं, अगली हेडिंग हमारी हो जाती है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, यानी हम स्वतंत्रता की ओर अब आगे बढ़ चुके हैं। अब लगता है कि भारत अब स्वतंत्र होने वाला है, टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन भी जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता तो मिलनी ही वाली, साथ में पार्टीशन भी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के दिमाग में भी हलचल बढ़ रही थी। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना पहले तो बहुत सहयोग किए, लेकिन 1930 के बाद से जब 1935 का एक्ट आया था तो 1937 में जब चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुआ था, तो वहां पर मुस्लिम लीग छोटी पार्टी बन के रही, 2-3 सीट जीत पाई। तो जब मुस्लिम लीग को 2-3 सीट मिली तो मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि देश अगर कभी आजाद होगा तो हम लोग एक छोटे प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, पता नहीं हम लोग को कभी जीवन में कभी हमारे जो मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, उनको डर लग गया था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब उनके दिमाग में भी हलचल बढ़ रही है कि भारत छोड़ो आंदोलन लगता है कि सफलता की कगार पे चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट ये भी कर रहे थे, ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में चीज चल रही थी कि धीरे धीरे क्या हो। तो ध्यान दीजिए, अगर 1940 का जो समय है, 1940 में जो अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में सबसे पहले 1940 क्विट इंडिया मूवमेंट के जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, एक लाइन पहले की बात, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1940 में क्या हुआ, पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से मुस्लिमों के लिए क्या हुआ, अलग से आप एक, अच्छा इसमें दिया गया है, आपकी वीडियो में दिया गया है। मीनवाइल इन 1940 मुस्लिम लीग हैड रेजोल्यूशन, हां लेकिन इसमें दिया 1940 में मुस्लिम लीग हैड मूव्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, प्रस्ताव, प्रपोजल।